हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी इंदौर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 1 अप्रैल से लागू हो रहा बजट, 6 बड़े बदलाव, टैक्स स्लैब में बड़ी राहत, नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। नया बजट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा ये योजना के प्रकार और लागू की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े हुए होते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजना का फायदा मिलने में समय लगता है क्योंकि इन पर काम करने के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को पेश हो सकता है, रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे। शाह ने कहा था इसी सत्र में लाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी और सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं, हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि बिल पर बनी हुई जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया। वहीं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि लोगों को गुमराह न करें। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन 19 को, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन, पीएम मोदी उधमपुर जाएंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वे उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि फिलहाल जम्मू रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम चल रहा है। इस वजह से ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से कटरा से शुरू की जा रही है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अगस्त से ये ट्रेन जम्मू से चलना शुरू हो जाएगी। कटरा श्रीनगर पर ट्रेन का ट्रायल 25 जनवरी को किया गया था जो कि सफल रहा। वहीं ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे कश्मीर के अंतिम स्टेशन श्रीनगर पहुंची, यानी 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया। बॉश लिमिटेड को 20 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस मिला। कंपनी ने कहा नोटिस के खिलाफ अपील करेंगे। 6 महीने में 25.16% गिरा शेयर। खबर है कि जर्मनी बेस्ड टेक्नोलॉजी और सर्विसेज फर्म बॉश लिमिटेड 20 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ये नोटिस भेजा है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। वहीं कंपनी ने बताया है कि असेसमेंट ऑर्डर में 18.36 करोड़ रुपए का टैक्स और 1.80 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। बॉश लिमिटेड ने कहा है कि वे इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। कंपनी ने बताया है कि टैक्स भुगतान में हुई देरी अनजाने में हुई है। जैसे ही इसकी सूचना मिली इसे तुरंत रिपोर्ट किया गया है। कर्ज में डूबी बायजूस को फिर से लॉन्च करेंगे रविंद्रन, कहा टूटे नहीं हैं, मुझे अपने छात्रों की आंखों की चमक याद है, पुरानी तस्वीर की शेयर। कर्ज में डूबी एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा है कि वे जल्द ही कंपनी को रीलॉन्च करेंगे। रविंद्रन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, टूटे थे टूटे नहीं पर हम फिर से उठेंगे। बता दें आपको कि एक समय बायजूस देश का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप था। 2022 तक इसकी वैल्यू $22 बिलियन यानी 1,88,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और अन्य समस्याओं की वजह से 2024 में कंपनी की नेटवर्थ 0 हो गई। वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना हलवे का भोग। पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्राउड मैनेजमेंट। मार्ग में 4000 के रुकने की जगह। खबर है कि 4 दिन से जम्मू रीजन का कठुआ जिला आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की गोलीबारी से सहमा हुआ है। लेकिन वहां से 128 किलोमीटर दूर स्थित माता वैष्णो देवी के धाम कटरा में इसकी रत्ती भर भी सुगबुगाहट नहीं है और यहाँ की हवा में जयकारों की गूंज है। अर्धकुंवारी में पश्चिम बंगाल से आए भक्त योगेश चौधरी श्राइन बोर्ड के लंगर से प्रसाद खाकर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि अविस्मरणीय माहौल है। लंगर में आप कभी भी जाओ, गर्म खाना भी मिलेगा।
सीईओ गर्ग के मुताबिक इस बार भीड़ ज्यादा है, इसलिए 3 अतिरिक्त लंगर शुरू किए गए हैं। कुल 6 लंगर हैं, जहां पर रोज 50,000 लोगों के लिए खाना बन रहा है। यहाँ 24 घंटे की सेवा है, कोई भूखा नहीं जाएगा। वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप उज्जैन में अमित शाह करेंगे लॉन्च। 189 भाषाओं में जान सकेंगे ग्रह, नक्षत्र और मुहूर्त। उज्जैन में वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप लॉन्च होने जा रहा है। इसमें न सिर्फ समय देखने को इससे मिलेगा, बल्कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त समेत पंचांग की दूसरी बारीकियां जैसे कि मांगलिक मुहूर्त और काल गणना के बारे में भी अहम जानकारी मिलेगी। इस ऐप का लोकार्पण देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों किया जाना प्रस्तावित है। वहीं ऐप को गुजरात और उत्तर प्रदेश की टीमों ने मिलकर बनाया है। इसे एंड्रॉइड और iOS वर्जन पर भी चलाया जा सकेगा। खास बात यह है कि ऐप पूरी तरह से फ्री होगा, जो कि दुनिया की करीब 189 भाषाओं में चलेगा। राज ठाकरे बोले, सोशल मीडिया से इतिहास न पढ़ें लोग, हमें पेड़ों नदियों की फिक्र नहीं, लेकिन औरंगजेब की कब्र की चिंता कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगजेब कब्र विवाद की निंदा की है। राज ने मुंबई के शिवाजी पार्क में गुड़ी पड़वा रैली में कहा कि लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज से इतिहास न पढ़ें, सोशल मीडिया से नहीं, विश्वसनीय जगहों से इतिहास पढ़ें। उन्होंने कहा कि इतिहास के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। राजनेता इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं ताकि विवाद को बढ़ाकर फायदा उठाया जा सके। हमें नदियों और पेड़ों की चिंता नहीं है, हम औरंगजेब की कब्र की फिक्र कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुई है। उन्होंने 3 मार्च को कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। देश में कहीं भी फ्री में इलाज करा सकेंगे राजस्थानी। जनाधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट, दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी राहत। लाखों राजस्थानियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल अब प्रदेश के मरीज दूसरे राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करेगी। इससे देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे मूल राजस्थानियों को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान आकर इस योजना का लाभ ले पाएंगे। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। ISI के निशाने पर कुकी मैतेई समुदाय हैकर्स और कॉल गर्ल्स से हेट पोस्ट डलवा रही है। मणिपुर में हिंसा भड़काने के पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसकी साजिश रच रही है और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा 15-20 फेसबुक अकाउंट बनाए गए हैं। इसके माध्यम से कुकी और मैतेई समुदाय को भड़काने वाले कंटेंट और वीडियोस डाले जा रहे हैं। मारखोर साइबर डिफेंस ISI की साइबर टीम है और इसे पाकिस्तान की सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस फंडिंग करती है। बता दें कि MCD में हैकर्स और कॉल गर्ल्स की बड़ी टीम है। ये कुकी और मैतेई सदस्यों में भड़काऊ सामग्री पहुंचाने के लिए अलग अलग फेसबुक प्रोफाइल से हेट पोस्ट डालती है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 25 लाख की इनामी नक्सली हुई ढेर। रेणुका DKSZC मेंबर थी। 100 इंसास राइफल बरामद। इस साल अब तक 119 नक्सली मारे गए। खबर है कि दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 25 लाख की इनामी महिला नक्सली लीडर रेणुका उर्फ बानू को ढेर कर दिया है। रेणुका DKSZC के मेंबर थी और 100 के साथ एक इंसास राइफल और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बता दें कि सोमवार को नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की टीम निकली थी और करीब 9 बजे जवानों का सामना नक्सलियों से हो गया। दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग हुई और इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने इस साल अब तक मारे गए 119 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मेरठ में जमकर चले पत्थर, फायरिंग हुई। मुरादाबाद में हंगामा, दोबारा नमाज करवाई गई। सहारनपुर में फिलिस्तीनी झंडा लहराया। यूपी में ईद। खबर है कि यूपी में सोमवार को कड़ी सुरक्षा में ईद की नमाज हुई। वाराणसी जामा मस्जिद में एक साथ बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। सड़क पर पढ़ने की अनुमति न होने के चलते कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर नमाज अदा की। मेरठ में ईद की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम युवक एक पोस्टर लेकर सड़क पर आ गए। इस पर लिखा था, सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम ही नमाज नहीं पढ़ते, शिवरात्रि सड़कों पर मनती है, रामनवमी यात्रा सड़क पर निकलती है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़े जाते हैं, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाई जाती है। मुरादाबाद में नमाज छूटने पर कुछ युवकों ने हंगामा कर दिया। वहीं उनका कहना था कि सुरक्षा के नाम पर उनको जगह जगह चेक किया गया। ऐसे में वह समय से ईदगाह नहीं पहुंच पाए। इसके बाद ईदगाह में दोबारा से नमाज पढ़वाई गई।
ईदगाह के गेट पर लिखा जय श्री राम, दीवार पर आरजेडी जिंदाबाद। वैशाली में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के बाद पुलिस ने मिटाया फोर्स तैनात। खबर है कि वैशाली में सोमवार को ईद की नमाज के पहले ईदगाह के गेट पर किसी ने जय श्री राम का नारा लिख दिया। गेट के साथ ही ईदगाह की दीवार पर लिखा था आरजेडी जिंदाबाद अहिराम। आपको बता दें कि इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी दिखाई और इसके बाद पुलिस ने पानी से नारे को मिटाया। मामला बिदुपुर प्रखंड के माइल पकड़ी गांव की ईदगाह का है। सूटकेस छोटा पड़ा तो सौरभ को काटकर ड्रम में भरा, साहिल मुस्कान ने 10-12 बार में गला काटा। मेरठ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर मामले में 27 दिन बीत चुके हैं और इस हत्याकांड में अब 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली पुलिस, दूसरी फॉरेंसिक की टीम और तीसरी साइबर सेल। पुलिस केस डायरी, साइबर सेल की मोबाइल जांच के बाद अब फॉरेंसिक की टीम की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन मुस्कान ड्रम खरीद करके लाई, उसमें बॉडी के टुकड़े सीमेंट से सील कर दिए। हत्या करने के बाद उसी चादर में हाथ पोंछे जो बेड पर बिछा था। सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10-12 बार गला रेता गया और इसे खून के छींटे पूरे कमरे में फैल गए। बता दें कि 18 मार्च को हत्याकांड के खुलासे के दिन से ही लेकर 25 मार्च को सौरभ के कमरे की जांच तक फॉरेंसिक की टीम ने सबूत जुटाए हैं। ममता बनर्जी बोली, लाल और गेरुआ एक हुए। भाजपा लेफ्ट बंगाल में दंगे भड़काना चाहती है, दोनों साथ मिलकर राजनीति कर रहे, कोई अशांति न फैलाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में हुई हिंसा को लेकर भाजपा और लेफ्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हैं। नवरात्रि चल रही है, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी अशांति न फैलाए। बता दें कि ममता बनर्जी सोमवार को ईद के अवसर पर कोलकाता में ईदगाह पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार दंगों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी धर्मों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। देश भर में ईद का जश्न, मोदी ने बधाई दी। वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। बता दें कि देश में ईद उल फितर यानी मीठी ईद का त्योहार मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने का अलग अलग समय है। वहीं लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में महिलाएं भी नमाज अदा की और इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को ईद को लेकर बधाई दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ईद का त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आप सभी प्रयासों में आपकी खुशी और सफलता मिले। आपको ईद मुबारक। वाराणसी की जामा मस्जिद में एक साथ बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच गए। इसके चलते सभी लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली। इसके बाद कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर ईद की नमाज अदा की। सोनिया गांधी ने लिखा, शिक्षा नीति में 3C एजेंडा, इससे केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। केंद्र सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन। खबर है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की आलोचना की है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा कि केंद्र सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से अपने 3C एजेंडे, केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रही है। शिक्षा नीति भारत के युवाओं और बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार की गहरी उदासीनता को दर्शाती है। संजय राउत बोले, मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने के लिए नागपुर गए। आरएसएस ही उनका उत्तराधिकारी तय करेगा। सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं पीएम मोदी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में दावा किया कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। उन्होंने भाजपा की 75 साल की उम्र में रिटायर होने की पॉलिसी का जिक्र किया। पीएम मोदी भी इस साल सितंबर में 75 साल की आयु पूरी कर लेंगे। इसके अलावा राउत ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ही पीएम मोदी के उत्तराधिकारी का फैसला करेगा और उनका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे, जिसको लेकर संजय राउत ने यह टिप्पणी की है। आज का सुविचार, अगर आपको अपना कल बदलना है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियां तो आपका कल लिखेगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।